अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। हकीकत को झुटलाने वाले अक्सर अपनी ज़िंदगी दरगोर कर लेते हैं। सबूत इस कहानी में मौजूद है, मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डैनियल ने पार्किंग लॉट में कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो एकदम पीछे घूमकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। पुरानी तर्ज की वो घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया ताकि पार्किंग लॉट को अच्छी तरह देख सके। वहाँ से एक औरत अपने काले रंग की कार के करीब खड़ी नजर आई। कारों के मुतालिक उसका इल्म कुछ ज़्यादा नहीं था, लिहाजा वो ये नहीं कह सकता कि उस कार का नाम और कंपनी कौन सी है, मगर उसे उसकी परवाह भी नहीं थी वो कौन सा कार खरीदने जा रहा था। कार के करीब खड़ी मजबूत और भरे जिस्म वाली वो औरत सिगरेट पी रही थी और किसी जल्दी में महसूस नहीं हो रही थी। उसके कांधों तक कटे हुए बाल, सुनहरे बाल हवा के उड़ने से दिलफरेब नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ तौर पर देखना मुमकिन नहीं था, मगर इतना अंदाज़ा हुआ कि वो दिलफरेब नकूश की मालिक थी। उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा था कि उसने लेदर की जैकेट और पतलीन पहनी होती तो किसी घटिया दर्जे की एक्शन फिल्मों की हीरोइन नजर आती। एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरोइन सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को अपनी उंगलियों में घुमाकर एक तरफ उछालती और फिर एक झटके से अपने बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकालते हुए अपने शिकार पर शेरनी की तरह झपट पड़ती। मगर उस हसीन औरत ने तो धारीदार स्वेटर और नीली जीन्स की पतलून पहन रखी थी। सिगरेट ख़त्म करके वो औरत अपनी कार के अंदर झुकी और सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों को कार के अंदर रखे ऐश ट्रे में मुसलसल दबाया। डैनियल को ऐसे नफीस लोग बहुत पसंद थे और वो उनकी बहुत इज्जत करता था। वो इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में बरसों से इस सराय में मुलाजमत कर रहा था, जिसमें होटल की तरह कमरे नहीं थे, बल्कि एक खुली जगह पर मुख्तलिफ कमरे बने थे जो मुसाफिरों को किराए पर दिए जाते। उसका वास्ता हर रोज़ कई लोगों से पड़ता, मगर उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी वो दिल से इज्जत कर सकता। वो औरत उसकी नज़रों के दायरे से हट गई तो डैनियल भी सीधा होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यकीनन वो औरत अंदर आ रही थी। जब वो औरत दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई तो उसे अपनी कुर्सी से उठना पड़ा। वो औरत सर्दी से कपकपा रही थी और अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर गर्म करने की कोशिश कर रही थी। बाहर दर्जा हरारत कम हो रहा था। वो औरत दफ्तर का गहरी नज़रों से जायज़ा लेने लगी, मगर डैनियल उसे देख रहा था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और कानों में दिलकश आवेज़े झूल रहे थे। कमरे का जायज़ा लेते हुए उसकी निगाह जो ही काउंटर के पीछे खड़े डैनियल पर पड़ी तो वो एकदम झेंप गई और उसके तराशीदा लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ब्रुकशायर सराय में खुश आमदीद, डैनियल चहका। हाय, मैंने एक कमरे की बुकिंग के लिए आपको फ़ोन किया था, वो बोली तो डैनियल को पता चला कि उसकी आवाज़ में भी एक हसीन तरन्नुम था। ओह हाँ मिस, डैनियल जुमला अधूरा छोड़कर ग्राहकों की लिस्ट का जायज़ा लेने लगा। हालांकि वो सिर्फ पढ़ने का बहाना कर रहा था, क्योंकि उसके पास फारिग वक्त में इसके सिवा और कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो ग्राहकों के नामों की लिस्ट को पढ़ता रहे। इसी वजह से उसको उस वक़्त सारे नाम हिफ्ज़ हो चुके थे। विलियम्स, ठीक कहा ना मैंने? वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। आपका कमरा सबसे आखिरी वाला है, यकीनन आपको पसंद आएगा। हाँ शायद, मिस विलियम्स ने बस इतना ही जवाब दिया। वो अपने बाजू सीने पर बांधे काउंटर पर झुकी खड़ी थी। वो बातूनी नहीं थी या फिर कम से कम अजनबियों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी। डैनियल मुड़ा और अपने पीछे लगे बोर्ड पर लटकी एक चाबी उतारी। चाबी के साथ एक छोटा सा ब्राउन टैग लगा हुआ था जिस पर 110 नंबर लिखा था। चाबी पर भी गर्द की हल्की सी तह जमी थी। आपका कमरा नंबर 110 है, जो सबसे आखिर में चट्टानों के पास है। इस कमरे के पीछे एक बालकनी भी है जहां से करीबी दरिया का नज़ारा किया जा सकता है। इस कमरे के बाथरूम में एक जहाज़ी साइज़ का बाथ टब भी मौजूद है। किचन, आतिशदान और डीवीडी की सहूलत भी सुबह 10 बजे तक आपके लिए मौजूद है। सुनहरी बालों वाली इस हसीना ने हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या ये सब सहूलतें बाकी कमरों में भी हैं? डैनियल गड़बड़ा गया और कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कमरा बुक करवाने के लिए फ़ोन पर बस आदमी से बात की थी तो उसने बताया कि ये कमरा किराएदार के लिहाज से सबसे सस्ता है। क्या इसमें कोई मसला है? वो मशकूक लहजे में पूछने लगी। डैनियल को उम्मीद नहीं थी कि वो ये सवाल करेगी, मगर अब जवाब दिए बगैर कोई चारा भी नहीं था। हाँ, यहाँ इस कमरे में कुछ अजीब वाक़यात होते हैं, वो हकलाते हुए बोला।
क्या अजीब वाकयात, वो हैरान होकर पूछने लगी। इस कमरे में आधी रात को खुद ब खुद रोशनियां जलने और बुझने लगती हैं, चीजें इधर उधर हरकत करने लगती हैं, बस ऐसा ही कुछ होता है, वो घबराते हुए बोला। वो कहका लगाकर बोली, यानी वो कमरा आसेब ज़दा है, मिस्टीरियस है, यही समझ लें। डैनियल की आवाज़ धीमी थी। डैनियल की परेशान शक्ल देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या तुम सीरियस हो? डैनियल ने हाँ में सर हिलाया। यही वजह है कि इस मौसम में सिर्फ यही कमरा इस होटल में खाली है, क्योंकि इस कमरे में भूत रहते हैं। वो डैनियल की तरफ गौर से देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ चीज़ें खुद ब खुद हरकत करती हैं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं होते देखा। डैनियल वजाहत करने लगा। ठीक है, मैं खुद देख लूँगी उनको, मैं तलाश कर लूँगी उन भूतों को। उसने चाबी पकड़ी और अपनी पतलून की पीछे वाली जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और अदायगी के लिए काउंटर पर रख दिया। जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो डैनियल चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। वो कमरे से बाहर निकलते हुए अपने सेल फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। डैनियल सख्त परेशान था, क्योंकि मिस विलियम्स इस सारी सूरत हाल को मजाक समझ रही थी, मगर डैनियल को यह भी यकीन था कि इस कमरे में ठहरने वाले दूसरे तमाम लोगों की तरह वो भी आधी रात तक इस कमरे को छोड़कर भागेगी। स्टेफी विलियम्स ने गाड़ी अपने कमरे के सामने मखसूस पार्किंग में रोकी। बाहर से तो ये कमरा बड़ा अच्छा और नया लग रहा था, यूं महसूस होता जैसे हाल ही में इसकी तज़ीनो आराइश की गई हो। जो ही वो गाड़ी से बाहर निकली, पहाड़ी इलाके की मखसूस ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। चेहरे पर पड़ने वाली ठंडी हवा के झोंकों ने उसके सुनहरी बाल बिखरा दिए और बुरी तरह कपकपाते हुए उसने गाड़ी की पिछली सीट से अपना छोटा बैग उठाया। उसका ये सफ़र कदरे गैर मुतवक्को था, लिहाजा उसका सामान भी थोड़ा सा था। उसने कमरे की चाबी अपने जेब से निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गैर इरादी तौर पर सीटी बजाने लगी। दरवाजे का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर ठंडक और सनोबर की लकड़ी की महक फैली थी। गैस का बटन तलाश करने में कुछ देर लग गई। इस दौरान उसको अंदाजा हो गया कि पीछे की सिमत खुलने वाली खिड़कियों में से एक खुली हुई थी और उसी की वजह से कमरे में ठंडी हवा दाखिल हो रही थी। उसने खिड़की मजबूती से बंद की और कमरे का जायजा लेने लगी। यूं महसूस हो रहा था ये कमरा ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था और बिल्कुल नया नजर आ रहा था। बेड के सिरहाने दोनों तरफ नए लैंप पड़े थे। किचन में लगे नल भी नए थे और इस कंपनी के थे जिसका इश्तिहार आजकल टीवी पर दिखाया जा रहा था। संगे मरमर के शेल्फ और फर्श पर लगी टाइलें, बाथरूम का जहाजी साइज बाथ टब, सब पर गर्द की हल्की तह जमी हुई थी। ऐसा महसूस होता जैसे इन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बाथ टब को देखकर उसके दिल में अजीब सी खुशी का तासुर उभरा। सारे दिन की लंबी ड्राइविंग के बाद अब वो बुरी तरह थक चुकी थी और उस टब को देखकर उसके दिल में गुस्ल की ख्वाहिश शिद्दत से सर उठाने लगी। स्टेफी इस वक्त दूसरे कामों में मशगूल थी जब उसे अचानक दफ्तर की तरफ से इस लंबे सफ़र पर रवाना होने का हुक्म मिला। लिहाजा उसे तैयारी का कुछ ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका और ना ही वो अपनी सब मतलूबा चीज़ें अपने साथ ले सकी। इसलिए अब वो अपनी कार लेकर कस्बे की तरफ चली गई और जब लौटी तो उसके हाथ में अशियाए खुर्दो नोश यानी खाने पीने की चीज़ें और बियर के डब्बे थे। वो सीटी पर एक बेमैनी सी धुन बजाने लगी। जेब से बैरूनी ताले की चाबी निकालकर उसको ताले में घुमाया, मगर एकदम रह गई। उसे यूं महसूस हुआ कि अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई हो। वो कुछ देर रुकी और सुनने की कोशिश करती रही। कई बार उसने सोचा कि वो वापस सराय के दफ्तर में जाए और डैनियल को वहाँ से बुलाकर यहाँ ले आए ताकि वो उसके लिए किसी और कमरे का बंदोबस्त कर सके, मगर ये सोचकर रुक गई कि इस तरह के वो समझेगा कि वो भूतों से डर गई है। हालांकि ये सच नहीं था। फिर एक फैसला करके उसने दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गई। उसे उम्मीद थी कि फर्नीचर अपनी जगह से इधर उधर हटा होगा, कुछ चीज़ें छत से चिपकी होंगी, कुछ उल्टी पड़ी होंगी जैसे उसने हॉरर फिल्म में देखा था जिसका नाम उसे अब याद नहीं था। मगर ये हकीकी दुनिया थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। ये देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसने फौरन ही सारे कमरे की तलाशी ली, खिड़कियां खोलकर देखी, बाथरूम का जायजा लिया और फिर तकरीबन मुतमईन हो गई। मगर उसी वक्त उसे खौफ की एक ठंडी लहर अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती महसूस हुई और उसकी गर्दन के रोम रोम खड़े हो गए। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे पीछे खिड़की खुली नजर आई, हालांकि वो इसे अच्छी तरह बंद करके गई थी। खौफ उसके मसामों से फूट रहा था। वो खिड़की की तरफ लपकी। उसने एक दफ़ा सुना था कि पुराने घरों में इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसने खिड़की बंद की और फिर खोली, फिर बंद कर दी। वो बिल्कुल ठीक खुल और बंद हो रही थी। उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं था।
जब उसने खिड़की बंद की तो शीशे में से बाहर धीमी रोशनी में उसको कुछ हरकत नजर आई। उसका दिल धड़कना भूल गया। भूरे रंग की इस अजीब सी चीज ने एक लम्हा रुककर अपनी स्याह गोल गोल आंखों से पीछे उसकी तरफ देखा, फिर वो खरसक नाम का जानवर झाड़ियों के अंदर गुम हो गया। स्टेफनी ने एक हाथ अपने सीने पर रखा और बेसाख्ता हंसने लगी। उसे अपने डर और खौफ पर हंसी आ रही थी। उसे अब बेर की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया, हिफाजती जंजीर चढ़ाकर खिड़कियों को एक दफा फिर चेक किया। सब बंद थीं। बेर का एक डब्बा उठाया और फिर उसने पीना शुरू कर दिया। आधा कैन मैदे में उंडेलने के बाद उसने कुछ पनीर और खुश्क मेवे उन लिफाफों में से निकाले जो वो अभी कस्बे से खरीद कर लाई थी, और बालकनी में जा खड़ी हुई। नीचे बहता दरिया का पानी उसे बमुश्किल नजर आ रहा था, मगर वो उसकी आवाज़ सुन सकती थी। वहीं खड़े खड़े आसपास का जायजा लेते हुए उसने बाकी बियर भी ख़त्म कर दी। बाहर मौसम खुश्क था और ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहना मुश्किल था, इसलिए वो वापस अंदर आ गई और फ्रिज में से एक और कैन निकाल लिया। और उससे ख़त्म करने के बाद उसने सोचा कि अब उसे नहाना चाहिए। उसका जिस्म थकावट से टूट रहा था। विलियम्स ने अपना सेल फोन चेक किया और अपने एक दोस्त की तरफ से आने वाले टेक्स्ट मैसेज का जवाब दिया। फिर किचन के काउंटर पर रखा और कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी और उसमें से सफ़ेद सूती लिबास निकाला। उसकी जेबों को चेक किया और मुतमईन हुई कि वह खाली थी। उसके बाद उसने अपना स्वेटर खींचकर उतारा, मगर अपनी कमीज़ के बटन खोल रही थी तो उसकी नज़र अनजाने खतरे के पेश नज़र एक जगह रुक गई। उसे न जाने क्यों महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा था। उसने चारों तरफ मोहतात नज़रों से देखा, मगर जब वो मुतमईन होगी तो उसे कोई नहीं देख रहा तो उसने अपना काम दोबारा शुरू किया। बाथिंग टब को भरने में काफ़ी मिनट लग गए और ये वक्त उसने टीवी के सामने गुजारा। एक के बाद दूसरा चैनल बदलती गई, फिर एक जगह रुक गई। इस चैनल पर उसकी हज़ारों की दफ़ा की देखी हुई डरावनी फिल्म चल रही थी। उसे हमेशा इस फिल्म का एक सीन बहुत देखकर हंसी आती थी। जब हीरोइन को कपड़ों की अलमारी तक पहुंचने में 30 सेकंड लग जाते, फिर वो खौफ से चीखती, मगर कातिल उसे पीछे से दबोच लेता और एक लंबा सा खंजर दस्ते तक पूरा उसके सीने में उतार देता। ये मंजर देखकर वो हमेशा लुत्फानंदोज होती। मगर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पुलिस जंगल के बीचों बीच लड़की की कब्र खोदकर उसकी लाश को बरामद कर रहे थे। जब उसको टब के भरने का ख्याल आया, ये ख्याल बरवक्त था क्योंकि टब लबालब भर चुका था और अब छलकने के करीब था। पूरे बाथरूम में गर्म पानी के बखारात की धुंध फैल चुकी थी और ऐन उसी वक्त जब वो अपना लिबादा उतार कर टब में उतरने वाली थी कि उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो ठिठक गई। खौफ के एक लहर उसके जिस्म में दौड़ने लगी। वो गौर से उस आईने को देखने लगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आईने पर लिखे लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े और नुमाया थे। उसका सांस जैसे सीने के अंदर रुकने लगा। वो हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी ये अल्फाज इतने वाज़े थे, मगर उसको पहले नज़र क्यों नहीं आए। वो हिम्मत करके इन अल्फाज को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ रही थी कि उसका सेल फ़ोन बजने लगा। उसने सेल फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ डैनियल बोल रहा था। उसने ये इतला देने के लिए फ़ोन किया कि दफ्तर बंद हो रहा है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बता दे। स्टेफनी ने डैनियल का शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद करके फिर उसने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर बाथरूम में वापस जाकर आईने पर से भाप साफ की, लफ्ज़ मिटाए और आईने पर खुद अपनी उंगली से लिख दिया, लानत हो तुम पर। जल्द ही गर्म भाप इन अल्फाज को मज़ीद नुमाया कर देगी और कल सुबह जब कोई या डैनियल खुद इस कमरे में आएगा सफाई के लिए तो उसे ये पैगाम मिल जाएगा। टब का गर्म पानी उसके जिस्म को फरहत बख्श रहा था। उसने बियर का एक और कैन खोलकर पिया। यख ठंडी बियर अंदर से और बाहर से गर्म पानी जिस्म को एक अजीब सा एहसास दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर करीब ही लटका एक छोटा सा तौलिया खींचा और उसे टब के पानी में डुबो दिया। गीला हो जाने पर उसे अपनी पेशानी और मुंह पर फेरने लगी। आंखें बंद कर लीं। गर्म पानी उसके एहसाब को सुकून दे रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसके एहसाब ढीले पड़ रहे थे। उसे कुछ होश नहीं रहा कितनी देर वो सोती रही। जब जागी तो अब उसका पानी कदरे ठंडा हो चुका था। उसने सोचा अब निकल कर सोना चाहिए। टब से बाहर निकलकर एक तौलिया अपने गीले जिस्म के गिर्द लपेटा। फिर अपना लिबास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जगह पर नहीं, जहां उसने उसे टब में उतरने से पहले रखा था। परेशान होकर उसने इधर उधर देखा तो वो किसी दीवार या दरवाजे की खूंटी पर लटका हुआ था और ना ही फर्श पर पड़ा था। वो कहीं नहीं था। तलाश के दौरान में उसको मालूम हुआ कि कचरे के डब्बे के ऊपर बियर के 5 खाली कैन मौजूद थे, जबकि एक बाथरूम में था। ये पहला मौका नहीं था जब उसने इतनी ज़्यादा पी और ना ही उसने नशे के दौरान में पहली मर्तबा कोई चीज़ खोई थी।
सोते वक्त सारी रोशनियां बुझा देना उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बहादुरी के लाख दावों के बावजूद उसको अंधेरे से खौफ आता। वो भूतों से तो नहीं मगर अंधेरे से ज़रूर डर जाती। सोने से पहले उसने अपने सेल फ़ोन पर मौसूल होने वाले टेक्स्ट मैसेज चेक करने के लिए फ़ोन उठाया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि उसने जहां सेल फ़ोन रखा था वहां पर मौजूद नहीं। उसे तलाश करने में चंद मिनट लग गए। वो कमरे के फर्श पर गिरा था और गिरने की वजह से उसका ऊपरी हिस्सा अलग हो चुका था। उसकी बैटरी बाहर गिरी पड़ी थी, फ़ोन बंद हो चुका था। उसने फ़ौरन दोबारा बैटरी फिट की मगर फ़ोन चला ही नहीं। उसने काम करना छोड़ दिया। स्टेफी बेबसी से चिल्ला बैठी। इस सराय के खपती मैनेजर के बयान करदा और शायद खुद साख्ता भूत का खौफ अब खुलकर उसके सामने आ रहा था। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाया। तनाव और नशा एक साथ उस पर काबू पा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसने जेब से सर दर्द की एक गोली निकाल ली। वो गोलियों को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही थी। उनको खाने के लिए उसे पानी चाहिए था। पानी पीने के लिए इस्तेमाल के काबिल गिलास तलाश करने में उसे एक आधा मिनट लग गया, जो उसे किचन की अलमारी की तलाश के बाद मिला। इस गिलास को पानी से भरने के बाद उसने गोली निकाली और पानी के घूंट भरने लगी। वो 3 गिलास पानी पी गई, वापस कमरे की तरफ आई और बेड पर बैठ गई। कुछ सोचते हुए उसने लिहाफ खींचा और उसके अंदर दुबक गई। उसके जिस्म पर सिर्फ तौलिया था। जल्द ही उसे उस गोली की वजह से दर्द से छुटकारा मिल गया। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। यूं लगा जैसे किसी और ने उसके लिहाफ के अंदर घुसने की कोशिश की हो। लिहाफ के अंदर उसकी आंखें यकदम खुल गईं। दिल निहायत तेजी से धड़क रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने कोई डरावना ख्वाब देखा हो। उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर ठिठक गई। कमरे की तमाम रोशनियां बुझ गई थीं। उसको अच्छी तरह याद था कि जब वो सोई थी तो कई रोशनियां जल रही थी। उसने इधर उधर देखा। कमरे में सितारों की धीमी रोशनी फैली हुई थी। इस धीमी रोशनी में एक साया लपकता महसूस हुआ। नब्ज की रफ्तार उसकी बहुत तेज हो गई और उठकर बैठ गई। तौलिया दोबारा अपने जिस्म पर अच्छी तरह लपेट लिया। दायां हाथ रेंगता हुआ लहाफ से बाहर निकला और बेड के सराने पड़े लैंप की तरफ बढ़ा और उसका बटन दबा दिया, मगर रोशनी नहीं हुई। वो उछलकर बिस्तर से निकली। सांस जैसे सीने में रुक रहा था। बिजली के स्विच को अंधेरे में तलाश करके उसको दबाया तो रोशनी जल उठी। उसने देखा उसके कपड़े सारे कमरे में बिखरे थे। अपनी सांसों को काबू में पाते हुए उसने अपनी पतलून को संभाला और उसे फौरन पहन लिया। उसकी कमीज भी उसको मिल गई। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि चाबी तलाश कर सके। किचन की तमाम अलमारियां खुली पड़ी थी। हालांकि उसे याद था कि पानी का गिलास तलाश करने के बाद उसने उन तमाम को अच्छी तरह बंद किया था। उसके सर का दर्द फिर लौट आया। उसका जी चाहा कि किसी दीवार से अपना सर टकरा दे। बमुश्किल तमाम उसने जूते पहने और अपना सामान समेटने के लिए वापस बेडरूम की तरफ भागी, मगर ये देखकर उसकी चीख निकलते रह गई कि कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि बाहर निकलते हुए वो दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। दरवाजे पर रुक कर उसने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की। उसके सर का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। ठंडी हवा की एक लहर कमरे में दर आई और वो खिड़की के हिलने की आवाज़ सुन रही थी। कौन है यहाँ? वो चीख उठी और अपने खौफ पर काबू पाने के लिए उसने तमाम रोशनियां ऑन कर दी। उसके बाद उसने किचन की तमाम अलमारियां बंद की। उसके जहन पर अभी तक नशा छाया था। मैं डर नहीं सकती क्योंकि भूतों का कोई वजूद नहीं है। वो बुलंद आवाज़ से खुद कलामी कर रही थी। उसके बाद ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। उसे अपनी तन्हाई और बेयारो मददगारी पर गुस्सा आ गया। उसे एक बार एहसास हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, उसे छुप कर देख रहा है। उसके नथनों से एक नामानूस और अजीब सी बू टकरा रही थी। उसका चेहरा तमतमा रहा था। सारे जिस्म का खून निचोड़कर चेहरे पर इकट्ठा हो रहा। अब वो यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। कोई उसे छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता था। वो स्मार्ट और ज़हीन थी और अक्लमंदी का तकाजा यही था कि इस गैर फितरी खौफ से निजात हासिल करने के लिए यहाँ से निकल जाए। मुमकिन है वो उसका वहम हो, मगर अब गीले पत्तों और गीली मिट्टी की इस अजीब सी बू से उसका सांस रुकने लगा। भूत एक मुख्तलिफ चीज़ है और मुतफ़न कमरा एक अलहदा। वो जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कमरे में फैली बू अब शदीद हो गई थी और उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। जब वो अपनी चीज़ें समेट रही थी तो उसका सिगरेट का पैकेट हाथ से नीचे गिर गया और उछलकर बेड के नीचे चला गया। पैकेट निकालने के लिए उसने चादर का किनारा हटाकर नीचे देखा, मगर सिगरेट का पैकेट बेड के नीचे दूर तक चला गया था। एक गहरी सांस लेते हुए वो घुटनों के बल बैठ गई और बेड के नीचे हाथ फेरा। किसी ने एकदम उसकी कलाई को थाम लिया और बेड के नीचे इस तरह खींचा, उसका चेहरा बुरी तरह बेड के साथ टकराया। उसे यूं लगा जैसे उसके सारे दांत टूट जाएंगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पता भी न चला।
वो अपने पहलू के बल पर फर्श पर गिर गई और वो उसे सीने के बल बेड के नीचे लेटा हुआ नजर आ गया। उसने नर्सों वाला लिबास पहन रखा था और उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। उसकी आंखों में वहशत थी और सांसों में अजीब सी बू। औरत, तुम्हें बेड के नीचे नहीं झांकना चाहिए था। खरखराती हुई आवाज़ सरगोशी नुमा थी जिसमें दुनिया जहान का खौफ समाया था। उसके अल्फाज से एक दहशत टपक रही थी। उसका लहजा जहन्नमी था। स्टेफनी के जहन में तेजी से ताने बाने जुड़ना शुरू हो गए और जैसे ताले खुलना शुरू हो गए। और फिर इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ समझ सकती, उस आदमी ने एक झटके के साथ उसे बेड के नीचे अपनी तरफ खींच लिया। काफ़ी वक्त गुजर गया। क्या ये वही औरत है? पुलिस ऑफिसर की टार्च की रोशनी उसके नंगे पाँव पर पड़ी। फिर वो रेंगती हुई बरहना टांगों से होती हुई उसके बाजुओं पर आ गई, जहां दांतों के काटने के गहरे सुर्ख निशान थे। जब रोशनी उसके चेहरे पर पहुंची तो डैनियल सिर्फ सर हिलाकर रह गया। चेहरा इस बुरी हालत में था कि पहचानना मुश्किल था कि ये वही औरत है जो गुज़श्ता रात दरिया के किनारे वाले कमरे से गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर जहां कभी खूबसूरत और दिलकश आंखें हुआ करती थी, अब 2 स्याह सुराख थे। हाँ, ये वही है, डैनियल बमुश्किल बोल सका। ओह अच्छा। ऑफिसर ने अपना सर हिलाया और पीछे मुड़कर ब्रुकशायर सराय की तरफ देखा। लाश सराय से काफ़ी फासले पर झाड़ियों के पीछे पुलिस को मिली थी। डैनियल उस वक्त को याद करता जब वो कमरे को साफ किया करता। उस वक्त उसे यहाँ ऐसा महसूस होता जैसे उसे कोई छुप कर देख रहा हो। तकरीबन 4 घंटे बाद पुलिस ने कमरा नंबर 110 का मुआयना ख़त्म किया और उन्होंने उसके बाहर पीली टेप लगा दी ताकि कोई अंदर न जा सके। जब कि स्टेफनी की कार कमरे के बाहर पार्क थी। डैनियल कुछ सोचकर कमरे के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वहां सिवाय खामोशी और वीरानी के कुछ नहीं था, मगर बेडरूम की खिड़की के बाहर चौखट पर हाथों के खून आलूद निशान थे। वो वापस दफ्तर जाने के लिए मुड़ा तो उसे गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो फौरन मुड़ा और अपनी आंखें झपकाने लगा। उसकी नज़र सीधी खिड़कियों की तरफ उठी, जहां सिर्फ एक लम्हे के लिए वो उसे नजर आई। उसकी आंखों की जगह खाली गड़े थे जिनसे लहू बह रहा था। उसका मुंह चीखने के लिए खुला, मगर खिड़की की बंद शीशों के पीछे से आवाज़ सुनाई नहीं दी। डैनियल की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने घबराकर इधर उधर देखा, आसपास कुछ भी नहीं था। गैर इरादी तौर पर उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, मगर अब भी वो खाली थी, वहाँ कुछ नहीं था। और वो सोचने लगा कि क्या ये उसका ख्याल था या वाकई उस लड़की का साया था। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।